हेलो, नमस्कार गाइज। आज हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 5.1 जिसके हमने पिछले भाग में बेटा कुछ इसके बारे में सामान्य जानकारियाँ प्राप्त की थी और यूक्लिड जो अवधारणाएँ थी उनके बारे में हमने पढ़ा था। अब उन्हीं के अनुसार हम यूक्लिड अवधारणाओं के अनुसार क्या करेंगे बेटा, जो आगे के क्वेश्चंस है उनको हम हल करने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, तो आप बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 से। जो सेकंड क्वेश्चन था वो लास्ट पार्ट में हो चुका था बेटा कंप्लीट। अब बात करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन आपके पास है, नीचे दी गई दो अभिधारणाओं पर विचार करना है। तो आपके पास किसकी अवधारणा है बेटा? ये यूक्लिड की अवधारणाएं हैं। इन पर हमें क्या करना है बेटा? विचार करना है कि ये अपने पास जो है वो सही है या गलत है, या किस प्रकार से इसका आंसर हो सकता है। तो देखें बेटा, पहला है दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर। पहले से आपके पास दो बिंदु है, हल एक। हल की बात करते हैं बेटा। फर्स्ट दो बिंदु है, भिन्न है, अलग अलग है, ए और बी। ये हमने बिंदु ए मान लिया, ये अपने बिंदु बी मान लिया है, दोनों को मैच कर देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए बेटा, दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी विद्यमान है। वो है कहाँ पर? जो ए और बी के बीच स्थित होता है। बीच स्थित होने का मतलब है बेटा कि इन दोनों, ये लाइन है आपके पास, यहाँ भी सी हो सकता है, यहाँ भी सी हो सकता है, यहाँ भी सी हो सकता है। बीच में मध्य दूरी नहीं दी है बेटा। मध्य दूरी होता तो दोनों के बीच में होता, कंफर्म बीच में होता, लेकिन इन दोनों के बीच में कहीं भी हो सकता है इस लाइन पर। ठीक है, तो यहाँ हम बात करें कि सी यदि ए और बी के बीच में है तो हम कह सकते हैं बेटा कि जो सी बिंदु होगा वो ए और बी को मिलाने वाली रेखा पर स्थित होगा, रेखा या रेखाखंड। तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम? बिंदु सी ए व बी को मिलाने वाले रेखाखंड पर स्थित होगा। कंप्लीट। अब इसी के बारे में देखें, आप थोड़ा सा आगे भी पढ़ लें एक बार। क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है? क्या जो हमने लिखा है उसमें कोई अपरिभाषित शब्द है क्या बेटा? इसमें कोई अपने पास अपरिभाषित शब्द नहीं आया है। ठीक है, उसके बाद देखिए बेटा, क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी है? विरोध करने वाली नहीं है। ये विरोध नहीं कर रही बेटा। ये किसमें है? ये यूक्लिड अवधारणाओं की है। हमें पता है बेटा यूक्लिड अवधारणाओं में ये दिया गया है आपको कि दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड क्या होता है बेटा? सबसे न्यूनतम दूरी होती है, और यदि इसके बीच में कोई भी बिंदु होगा तो उस दिए गए रेखाखंड पर स्थित होगा। क्या ये यूक्लिड की अवधारणाओं से प्राप्त होती है? हाँ, स्पष्ट कीजिए। स्पष्ट आपके पास कंफर्म है कि हमने इसका सॉल्यूशन कर दिया है बेटा। तो इसका ये पार्ट भी है साथ में। क्या इन अवधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है? इसमें कोई नहीं है। क्या ये अभिधारणाएं अवरोधी है? अभी फर्स्ट के लिए तो है, तो वो अवरोधी नहीं है, विरोध नहीं करती बेटा। ये अवरोध है अपने पास, विरोधी नहीं है। क्या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती है? यस, स्पष्ट कीजिए। ये आपके पास कंप्लीटली हो चुका है बेटा। अब इसके सेकंड पार्ट की बात करते हैं हम। सेकंड पार्ट आपके पास क्या गिवन है वो देखिए बेटा। यहाँ कम से कम ऐसे तीन बिंदु विद्यमान है कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। तो अपने पास तीन बिंदु लेने हैं। आपने लेट कर लिया बेटा ए और इसको कर लिया हमने बी। यदि इन दोनों बिंदुओं को हम मिलाते हैं तो हमें एक रेखा या रेखाखंड प्राप्त होती है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि तीन ऐसे बिंदु है, कम से कम है तीन बिंदु, वो एक रेखा पर स्थित नहीं है। तो तीसरा बिंदु हमने रेखा के ऊपर मान लिया है, नीचे मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यदि मैं इन सी को ए से और बी से मिलाता हूँ तो अपने पास क्या प्राप्त होता है बेटा? एक त्रिभुज ए बी सी प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं ये क्या कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड पर यदि कोई तीसरा बिंदु विद्यमान नहीं है तो तीसरे बिंदुओं को यदि दोनों बिंदुओं से मिलाते हैं तो प्राप्त आकृति क्या प्राप्त होती है? हमें त्रिभुजाकार प्राप्त होती
है, तो वो स्थिति नहीं है। तो वो क्या बनेगा बेटा अपने पास असंरेख बिंदु भी कह सकते हैं। एक ही रेखा पर स्थित बिंदुओं को तो संरेख कहते हैं और एक ही रेखा पर स्थित बिंदु नहीं हो तो उन्हें क्या कहते हैं बेटा असंरेख बिंदु कहते हैं। तो यहाँ पर असंरेख भी कह सकते हैं आप, या असंरेख बिंदुओं को यदि आप मिलाते हो तो अपने पास एक त्रिभुज प्राप्त होता है। क्या इन उदाहरणों में कोई अपरिभाषित शब्द है बेटा असंरेख, उसके बारे में मैंने बता दिया है। असंरेख क्या होता है, ऐसे बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित न हो असंरेख बिंदु कहलाते हैं। और त्रिभुज आप पिछली क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं बेटा। त्रिभुज क्या होता है बेटा, ऐसा बहुभुज जिसमें 3 भुजाएं हो, क्या कहलाता है बेटा त्रिभुज कहलाता है। क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी है, नहीं है बेटा, ये भी आपके पास यूक्लिड अभिधारणाओं में है, अभिधारणाओं से प्राप्त होती है। हाँ स्पष्ट कीजिए, ये आपके पास कंप्लीटली है। तो इसके लिए आप क्या लिखोगे बेटा आंसर, कोई भी 2 बिंदु पहले ले लिया हमने तो उसके लिए लिखूंगी यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान है जो एक रेखा पर स्थित नहीं है, इसलिए वो कहाँ होंगे बेटा, या तो वो बिंदु असंरेख होंगे या उन बिंदुओं को मिलाने से बनी आकृति क्या कहलाएगी बेटा त्रिभुज कहलाएगी। अब हम बात करते हैं बेटा प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 आपको दिया गया है, यदि 2 बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है कि ए सी बराबर बी सी है तो सिद्ध कीजिए कि ए सी बराबर हाफ ए बी है। एक आकृति खींचकर इसे स्पष्ट कीजिए। तो हम क्या कहेंगे, पहले एक आकृति बना लेते हैं बेटा। आकृति का मतलब क्या है बेटा, ए और बी इस प्रकार है, 2 बिंदु है अपने पास ए और बी, इनके बीच में कोई बिंदु है बेटा सी, ठीक है। सी ऐसा स्थित है कि यदि दिया है बेटा आपको ए सी बराबर बी सी, ये आपको गिवन है बेटा यहाँ पर, ठीक है। तो हम क्या लेंगे बेटा, संरेख बिंदु क्या होता है वो देखें। अब यदि मैं आपको कहूँ कि मैं ए बी के बराबर क्या लिख सकते हैं, ए बी क्या है बेटा, ए सी प्लस सी बी, ए सी प्लस बी सी, ए से सी तक बी से सी तक आएंगे तो अपने पास कहाँ तक की दूरी हो जाएगी, पूरी कंप्लीट ए बी तक दूरी कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ देखे बेटा, ये आपको इसको समीकरण नंबर यदि 1 देते हो तो आपको सिद्ध क्या करना है बेटा, ए सी और ए बी चाहिए। ए सी और ए बी यहाँ पर है, आपके पास क्या नहीं है, बी सी नहीं है, तो बी सी की वैल्यू मान क्या है बेटा, ए सी है। तो समीकरण 1 से इसमें आप मान रख देंगे तो ए बी बराबर ए सी प्लस बी सी की वैल्यू कितनी है बेटा, ए सी। ये किससे आया बेटा आपके पास, समीकरण 1 से। अब आप देखें ए बी बराबर ए सी कितनी बार हो गया बेटा, ये 2 टाइम हो गया है ए सी, 2 इसके मल्टीप्लाई में है तो इधर को लाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ये डिवाइड में हो जाएगा कंप्लीट, या इसको आप उसकी तरह ही लिख लें, ए सी बराबर हाफ ए बी इति सिद्धम, ठीक है। मतलब यहाँ कुछ भी नहीं किया बेटा हमने, ये दिया गया था सब कुछ उसी के अकॉर्डिंग हमने कर लिया। 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड जो है उनके बीच एक सी ऐसा बिंदु है कि उसको क्या करता है बेटा, ए सी बराबर बी सी में 2 ब्रेक करता है बेटा, ए सी बराबर बी सी, ये दोनों दे रखा है तो ये आपने दिया है, मैं लिख दिया है। अब जब हम लिखेंगे बेटा ए बी क्या है अपने पास, अरे ए बी तक पहुँचना है तो क्या करेंगे हम, ए सी तक जाएंगे फिर बी तक आएंगे सी से, तो ये दूरी और ये दूरी दोनों मिला क्या हो जाएगा बेटा, ए सी का काम सॉरी ए बी का काम करेगी। तो ए बी बराबर है ए सी प्लस बी सी लिख सकते हैं। तो ए बी बराबर ए सी और बी सी का मान आपको नहीं चाहिए तो बी सी के बराबर में क्या है बेटा, ए सी, तो बी सी की जगह क्या रख दिया हमने, ए सी रख दिया है। ए सी और ए सी कितने हो गए, 2 ए सी, 2 इसके मल्टीप्लाई में इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो अपने पास जो सिद्ध करने वाला पार्ट था वो अपने पास प्रूफ हो जाएगा बेटा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 बेटा, यदि 2 बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है कि ए सी बराबर क्या है, बी सी है, सी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु कहलाता है। सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का सी एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। तो इसके लिए देखिए बेटा, आपके पास प्रश्न नंबर 4 के अकॉर्डिंग था ये, मैंने प्रश्न नंबर 4 यहाँ तक लिखा है, ठीक है। उसके बाद सिद्ध करने का पार्ट। तो अब देखें बेटा इसमें क्या करना है हमें,
तो ये आपके पास एक डायग्राम है ए और बी, इसका मध्य बिंदु क्या दे रखा है बेटा, पहले से सी दे रखा है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा बेटा, ये ए सी बराबर बी सी, या इसको आप कह सकते हैं कि जो आपके पास ए सी है वो क्या होता है बेटा, ए बी का हाफ होता है। हमने प्रश्न नंबर 4 में इसको हल कर लिया है। अब माना कि आपके पास कोई दूसरा बिंदु हम ले रहे हैं डी। ऐसे होता नहीं है बेटा कि एक ही रेखाखंड के दो मध्य बिंदु हो, लेकिन हम मान रहे हैं, मानेंगे इसलिए क्योंकि जो हम मानेंगे उसको क्या कर देंगे, हम गलत सिद्ध कर देंगे। तो माना ए बी का मध्य बिंदु डी है, इसलिए ए डी बराबर क्या हो जाएगा बेटा, डी बी। ए डी बराबर क्या हो जाएगा अपने पास, डी बी हो जाएगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हो बेटा कि ए डी जो है वो ए बी का क्या है, हाफ होगा। तो यदि ए बी का मध्य बिंदु पहले सी था तब तो क्या हो गया, ए सी हाफ हो गया ए बी का। अब यदि हम डी मान रहे हैं तो ए बी का हाफ हो जाएगा बेटा ए डी। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखिए बेटा, समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर, तुलना करो तो क्या आएगा अपने पास, देखो हाफ ए बी मतलब ए सी बराबर क्या हो जाएगा बेटा, ए डी हो जाएगा। ए सी बराबर क्या हो गया, ए डी हो गया है। अब बताओ हमें इस प्रश्न के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं। इस प्रश्न के अकॉर्डिंग आप क्या लिख सकते हैं बेटा, ए सी को, सॉरी ए डी को क्या लिख सकते हैं, जो है आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक है ए डी, उसको आप क्या राइट कर सकते हो, तो ए सी बराबर हो जाएगा बेटा ए सी प्लस सी डी। मतलब यहाँ से ए डी से लेके कहाँ तक, ए डी की जो दूरी चाहिए वो क्या होगा बेटा, ए सी में हम जोड़ देंगे सी डी, तो अपने पास क्या आ जाएगा, ए डी आ जाएगा। अब यहाँ देखिए प्लस का ए सी इधर ले आओ तो किसका हो जाएगा बेटा, माइनस का हो जाएगा। तो माइनस कितना हो गया बेटा, 0। तो यहाँ कंफर्म हो गया कि सी डी कितनी दूरी पर है बेटा, 0 दूरी पर है। तो सी डी के बीच की दूरी है वो कितनी हो गई, चूँकि इसलिए सी व डी के मध्य दूरी 0 है या 0 होगी। इन दोनों के बीच की दूरी यदि 0 है तो हम कह सकते हैं कि सी और डी क्या होगा, एक ही बिंदु होगा। अतः सी व डी एक ही बिंदु होंगे। ठीक है, सी व डी एक ही बिंदु होंगे, तो हम कह सकते हैं लास्ट में कि एक रेखाखंड के एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। ठीक है बेटा, ये तो आपको क्वेश्चन में दे रखा था कि ए सी बराबर क्या है बेटा, बी सी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने क्या निकाल लिया बेटा कि ए सी बराबर बी सी है, तो हम कह सकते हैं कि जो ए बी है उसका वो आधा है किसके, ए सी के बराबर। उसके अकॉर्डिंग ये इसने कहा कि एक और केवल एक बिंदु होता है, तो हमने कोई दूसरा बिंदु माना, हमने डी। तो डी कहीं भी हमने इस लाइन पर ले लिया है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा बेटा, ये ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ये भी आपके पास आधा हो जाएगा ए डी इक्वल हाफ ए बी। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 से देखा बेटा कि इसका और इसका भाग बराबर है, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के बराबर। ये बराबर हो चुका है, तो उसके बाद हमने जो ए डी था उसको क्या लिख सकते हैं, हम ए सी प्लस सी डी लिख सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग हमने इक्वेशन को सोल्व किया, तो हमने पाया कि सी डी के बीच की दूरी जो है वो क्या है बेटा, 0 है। यदि 0 रहेगी तो वो दोनों बिंदु क्या होंगे, एक ही जगह पर स्थित होंगे। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 बहुत ही आसान दे रखा है बेटा, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया उसके अकॉर्डिंग ही ये मेरे पास प्रश्न नंबर 6 हल होगा। यदि ए सी बराबर बी डी है आपके पास पहले से, ए सी बराबर बी डी दे रखा है, तो सिद्ध कीजिए कि जो ए बी होगा, सॉरी ए सी बराबर बी डी दे रखा है आपको, तो ये कह रहा है बेटा कि जब सिद्ध करना है कि ए बी बराबर क्या होना चाहिए, सी डी होना चाहिए।
तो हल में देखें बेटा आपके पास दिया क्या है, AC बराबर BD आपको दे रखा है। मतलब इसमें अकॉर्डिंग देखें AC यहाँ की दूरी, इसकी दूरी की क्या है बेटा, इक्वल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों पार्ट्स में से BC लेस करते हैं बेटा। BC दोनों पक्षों से घटाने पर, BC क्यों घटाएंगे बेटा हम, देखो BC कहीं भी हो इसकी दूरी क्या रहेगी बेटा, समान रहेगी। तो AC में से हमने BC लेस कर दिया और BD में से भी हमने BC को लेस कर दिया, घटा दिया है। तो आप इसके अकॉर्डिंग देखिए बेटा, यदि AC में से इतनी दूरी हम लेस कर देंगे, घटा देंगे, तो क्या बचेगा बेटा, AB बचेगा। और BD यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी में से सिमिलर जो हमने पहले घटाया है उतनी दूरी यदि हम कम कर देंगे तो वो क्या बच जाएगा अपने पास, CD बच जाएगा। यही आपके पास अति सिद्धम का पार्ट है बेटा। ये देखें, सिद्ध कीजिए कि AB बराबर क्या होगा, CD होना चाहिए। तो यहाँ कुछ भी नहीं है बेटा, जो आपके पास बीच की दूरी थी दोनों में उभयनिष्ठ है BC, तो उभयनिष्ठ को क्या करेंगे हम, दोनों को घटा देंगे। घटाने पर जो भी आपके पास आएगा वो क्या आ जाएगा बेटा, सिद्ध करने वाला पार्ट हल हो जाएगा। अब बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 7। यूक्लिड की अभिग्रहितों की सूची में दिया हुआ अभिग्रहित 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है। मतलब जो अपने पास यूक्लिड की अभिधारणाएँ थी उनमें अभिग्रहित भी थे बेटा अभिधारणाओं में। तो जो अभिधारणाएँ हैं, अभिग्रहित क्या होता है बेटा, अभिधारणाओं की तुलना में सरल होता है। ठीक है, तो सरल इतना है कि ये अपने आप में खुद को क्या होती है बेटा, सत्यापित किया जा सकता है। ठीक है, तो इन्हें क्या किया गया बेटा, इसीलिए इनको सर्वव्यापी सत्य कहा गया है। तो ये अपने पास अभिधारणाएं हैं, आओ इनको पढ़ते हैं बेटा। देखो, दो बिंदुओं से एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है, ये आप खींच सकते हैं बेटा। इसको प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है, और प्रूव भी करना है तो कितना आसान है, दो बिंदु ले और उनको खींच के देख ले बेटा, केवल और केवल एक रेखा ही जा रही है। यदि दूसरी आप खींचना चाहते हो तो वो पॉसिबल नहीं है। दूसरी है, एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जाता है। तो ये आपके पास पहले क्वेश्चन में आ चुका है। शांत रेखा का मतलब क्या होता है बेटा, एक रेखाखंड और रेखाखंड के दोनों सिरों को हम अनंत दूरी तक बढ़ा सकते हैं। तो ये कितना आसान है, इसीलिए बेटा इनको सर्वव्यापी सत्य माना गया है। किसी को केंद्र मानकर किसी भी बिंदु को आप केंद्र मान सकते हैं, और किसी भी लाइन रेखाखंड को त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जा सकता है। ये अपने पास बिंदु, ये आपके पास रेखा, तो इसको आप वृत्त खींच सकते हो। कोई भी बिंदु लें और रेखा लें और आप वृत्त खींच सकते हो। तो ये जो भी रेखा लेंगे वो क्या कहलाएगी बेटा, त्रिज्या कहलाएगी। तो किसी भी त्रिज्या और किसी भी केंद्र से हम क्या कर सकते हैं बेटा, वृत्त की रचना कर सकते हैं। एंड लास्ट, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। आपको पता है बेटा समकोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री। यदि दूसरे कोण का भी मान 90 डिग्री होगा तो वो क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के समकोण हो जाएंगे या परस्पर समान हो जाएंगे, तो बराबर होते हैं। ये इतनी आसान थी, इसीलिए इनको बेटा सर्वव्यापी सत्य माना गया है। अब हम बात करते हैं बेटा अध्याय नंबर 5 के दूसरे भाग, मतलब 5.2। उसका पहला प्रश्न है आपके पास बेटा, आप यूक्लिड की 5वीं अवधारणा को किस प्रकार लिखेंगे ताकि वह सरलता से समझी जा सके। तो अपने पास 5वीं अवधारणा होनी चाहिए, वो हमने लिख रखी है बेटा। अभिधारणा 5, यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर, मतलब एक सीधी रेखा है, वो दो सीधी रेखाएं हैं, उन पर इस प्रकार गिरती है बेटा वो सीधी रेखाएं। ठीक है, कि एक ही और दो अंतः कोण इस प्रकार बनाती है। अंदर वाले जो कोण हैं, एक और इधर मान ले चाहे इधर मान ले, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोण से कम होता है। दो समकोण से कम मतलब हो गया बेटा 180 डिग्री से क्या हो जाएगा, कम। ठीक है, नहीं, एक और दो का जो योग है, मतलब कोण 1 प्लस कोण 2 का मान क्या हो जाएगा बेटा, 180 डिग्री से कम हो जाएगा। इसको हम 1 और 2 लेते हैं तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चय रूप से बढ़ाई जाए। अनिश्चय मतलब क्या होता है बेटा, अनंत दूरी तक बढ़ाई जाए। तो क्या होता है बेटा,
बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती है जिस ओर यह दो कोण समकोण से क्या होता है बेटा, दो समकोण से कम होता है। मतलब इधर यदि समकोण से कम है तो ये रेखाएं यदि आप अनिश्चित रूप से आगे बढ़ाओगे तो ये कहीं ना कहीं क्या कर लेगी बेटा, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर लेगी। तो ये कह रहा है कि इस अवधारणा को हम किस प्रकार लिख सकते हैं कि ये हमें आसानी से समझ में आ सके। तो इसको आप छोटे रूप में यदि लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, यदि एक रेखा दो रेखाओं पर आरोपित या देखो आप तो हल देखे बेटा, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखने का तरीका देखे बेटा। दो रेखाओं को जब एक तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो तीसरी रेखा के एक ओर बने अंतःकोणों का योग 180 डिग्री से कम हो। तो वे दोनों रेखाएं परस्पर असमांतर होगी या होती है। असमांतर होती है मतलब उनके बीच की दूरी क्या बेटा, अलग अलग है। तो ये किस ओर मिलती है वो आप देख लें बेटा कि जिधर आपके पास 180 डिग्री से कम होगा उधर ही ये मिलेगी। तो ये था बेटा, हम इसके रूप में लिखें आराम से तो हम इसको आराम से सिद्ध कर सकते हैं। मतलब दो रेखाएं हैं, उनको तीसरी रेखा क्या कर रही है बेटा, प्रतिच्छेद। यदि ये अंतःकोणों का मान कितना हो जाए, 180 डिग्री से कम, तो ये रेखाएं क्या हो जाएगी बेटा, असमांतर। ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा इसी के दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न है बेटा आपके पास, क्या यूक्लिड की पांचवी अवधारणा से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है, स्पष्ट कीजिए। तो हमने अभी जो पांचवी अवधारणा ली है बेटा उसमें क्या था, जब दो रेखाओं को एक तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो प्रतिच्छेद रेखा के एक ओर बने अंतःकोणों का मान यदि 180 डिग्री से कम हो जाता है तो वे रेखाएं क्या होती है, परस्पर असमांतर होती है। अब आपके पास मैं इसको सॉल्यूशन किया है बेटा। तो दो रेखाओं को जब एक तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो तीसरी रेखा के एक ओर बने अंतःकोणों का मान यदि 180 डिग्री हो जाए, उसमें क्या था बेटा अवधारणा में 180 डिग्री से कम होता है तो क्या कहलाती है, असमांतर। यदि उनका योग ही कितना हो जाए, 180 हो जाता है तो वे रेखाएं क्या हो जाएगी, परस्पर समांतर हो जाएगी। तो ये आपके पास डायग्राम है बेटा। हमने दो रेखाएं L और M, दो रेखाएं मान ली है, उसको एक रेखा N प्रतिच्छेद कर रही है, वो तीसरी रेखा है अपने पास। तो N रेखा के एक ओर बने कोण अंतःकोणों का मान कितना हो गया, यदि 180 हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि L रेखा क्या होगी बेटा, M के समांतर होगी। और जो N रेखा है N, उसको क्या कहते हैं, हमें तिर्यक रेखा कहते हैं। तो ये आपका अध्याय नंबर 5 बेटा कंप्लीट हो गया है।